यहाँ पे लिया था एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा छाँव है यहाँ पे, मस्त चेयर डाल के थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट बैठ कर रेस्ट किया। पहली बार बाइक ने धोखा दिया है, पूरा टायर ही बाहर आ गया है, रिम टूटने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने चलाया नहीं बिल्कुल भी। इंट्रोडक्शन ऑन द राइड दे रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। सो आज है 18 अप्रैल, दिन फ्राइडे, और अभी हो रहे हैं सुबह के करीब 7:30 और मैं निकल पड़ा हूँ अपने सबसे लंबी राइड के लिए, और जो कि सबसे मोस्ट अवेटिंग राइड ऑफ माय लाइफ कह सकते हैं। काफ़ी टाइम से मैं इस राइड के लिए प्लान कर रहा था। सो फाइनली मैं जा रहा हूँ दोस्तों श्रीशैलम, भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो अभी घर से निकले हुए मुझे करीब 1 घंटे के आसपास हो गया है, और 33 मिनट्स की मैंने 33 किलोमीटर की मैंने अभी राइड की है। सो टोटल अगर बात करें कि इस राइड का जो टोटल डिस्टेंस है, वन साइड इज 950 किलोमीटर, और राउंड मान के चलिए तो अप्रोक्स 2000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस रहेगा। और 4 से 5 दिन की ये राइड होने वाली है। वन डे में ओबियसली 950 कवर नहीं होगा। सो कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें। सो अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई पुणे हाईवे पे हूँ, और इसका जो रूट है मुंबई से श्रीशैलम का, बाइक के रूट के थ्रू मैं जा रहा हूँ। तो मैं होते हुए जाऊँगा पुणे, पुणे से सोलापुर, सोलापुर से कलबुर्गी, कलबुर्गी से जाएंगे रायचूर, और रायचूर से होते हुए हम जाएंगे श्रीशैलम। सो आज का प्लान है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, और टारगेट रखा है कि 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। 600 का डिस्टेंस कवर हो गया तो अगले दिन का जो 400 किलोमीटर का राइड है वो इजी रहेगा। तो सुबह के 7:30 हो चुके हैं। मैंने आज पूरी कोशिश करके कि आज जल्दी ही निकलना है, क्योंकि लॉन्ग राइड है। 8-10 बजे निकलने से फ़ायदा नहीं है। तो सुबह प्लान था कि 5 बजे निकलेंगे, लेकिन फिर भी 6-6:15 बजे मैं निकला, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है। और गर्मी काफ़ी है, इसलिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो सके अर्ली मॉर्निंग कवर कर लेते हैं, ताकि क्योंकि दोपहर में धूप बहुत हो जाएगी तो फिर ज़्यादा इशू हो जाएगा। मान के चलिए अप्रैल का महीना है तो बहुत ख़तरनाक गर्मी होने वाली है, और ऐसे में इतनी लंबी राइड करना एक अलग ही चैलेंजिंग टास्क है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि जाएं या ना जाएं, लेकिन फाइनली सब कुछ सेटल हो गया, छुट्टियों का और बजट एवरीथिंग सब कुछ सेटलमेंट होने के बाद फाइनल प्लान बना कि अब निकलते ही हैं। जब महादेव भोलेनाथ बुला ही रहे हैं तो फिर काहे की देरी करें। तो बस सब कुछ तैयार करके मैं निकल चुका हूँ अभी भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। रास्ते में बताता हूँ आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, कैसा रहेगा वहाँ का एनवायरनमेंट, और क्या क्या जगह पड़ने वाली हैं, किस किस जगह से हम होके गुजरेंगे, कैसा रहेगा अपना सफ़र, वो सारी डिटेल मैं आपको ऑन द राइड ही देता रहूँगा। सो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये, पूरी की पूरी व्लॉग का, और काफ़ी लंबा व्लॉग होने वाला है ये। मान के चलिए 4 से 5 पार्ट इस व्लॉग के आराम से आएंगे, और एज मच एज इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। कई सारे व्लॉग मैंने देखे कल बिफोर स्टार्टिंग माय राइड, मैं कई सारे व्लॉग मैंने देखे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे जाना है, होटल वगैरह क्या क्या है, मंदिर कितना दूर है, मंदिर से पहले होटल वगैरह मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन। बट
इतना कुछ ज़्यादा डिटेल मुझे किसी भी व्लॉग में मिली नहीं, इसलिए इस व्लॉग में आपको हर एक को डिटेल मिलेगी। कैसा रहेगा रोड, कहाँ पे आप ले सकते हैं स्टे, कितना डिस्टेंस आपको एक दिन में कवर कर सकते हैं, और होटल वगैरह कैसे हैं, होटल के प्राइसिंग कैसे हैं, तो हर एक डिटेल में देने वाला हूँ दोस्तों इस व्लॉग में। सो बने रहिए इस व्लॉग में अंत तक, पूरा व्लॉग देखना। इसके सारे पार्ट अगर आप देखोगे, आपको मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, अगर आप प्लान करोगे मल्लिकार्जुन के लिए तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस व्लॉग में मिलेगी। सो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है और मैं एक्साइटेड हूँ। काफ़ी टाइम से लॉन्ग राइड मैंने नहीं की थी। मेरा लास्ट जो लॉन्ग राइड थी वो नवंबर में थी। सो मज़ेदार, काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि 2000 किलोमीटर की राइड होने वाली है ये। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बता दूं, भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मेरे टोटल 12 ज्योतिर्लिंग में से 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं कर चुका हूं, जिसमें से अगर बाइक की बात करें कि बाइक से मैं कितने ज्योतिर्लिंग पे जा चुका हूं, तो मैं बाइक से 8 ज्योतिर्लिंग पे जा चुका हूं, सिर्फ भगवान केदारेश्वर को छोड़ के। केदारेश्वर पे भी मैं बाइक से नहीं गया हूं, बट मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं बाइक से भी केदारेश्वर के दर्शन करूंगा। सो अगर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मेरे टोटल 9 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, जो कि मैंने बाइक से दर्शन किए हैं, और ओवरऑल 10। बाकी जो 2 ज्योतिर्लिंग बचेंगे, रामेश्वरम एंड वैद्यनाथ, उनके लिए भी मैं जल्द ही राइड प्लान करूंगा। हालांकि उनका डिस्टेंस जो है मेरे घर से काफ़ी दूर है। रामेश्वरम का भी डिस्टेंस करीब 1600 किलोमीटर है, बैद्यनाथ का डिस्टेंस भी करीब 1500 किलोमीटर के आसपास का है। तो मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं जाता हूँ। 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस पर डे अगर 500 किलोमीटर भी कवर करते हैं तो 3 दिन तो पहुँचने में लगेंगे। तो 3 दिन पहुँचना, 3 दिन आना, और बाकी के 1-2 दिन घूमने के लिए, तो काफ़ी लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी मुझे ऑफिस से। इसलिए मैं ओके। सो एक राइडर था, उसने कुछ बताया मुझे। क्या निकल रहा है पता नहीं, रुक के देखना पड़ेगा मुझे, बाइक में कुछ इशू है क्या। अरे वाह, मोजो, बहुत कम दिखती है बाइक मुझे ये। सो हाँ, मैं था ज्योतिर्लिंग के दर्शन। सो भगवान की कृपा है कि महादेव के इतने सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन संपन्न हुए मेरे, और भोलेनाथ कृपा करेंगे तो जो बाकी के ज्योतिर्लिंग हैं उनके भी दर्शन जल्द ही हो पाएंगे। सो राइड को कंटिन्यू करते हैं। अभी पहुंचता हूँ, मेरा फर्स्ट स्टॉप है पुणे। पुणे का डिस्टेंस करीब 130 किलोमीटर का है। सो पुणे के बाद फिर हम निकलेंगे मुंबई सोलापुर हाईवे, और सोलापुर से होते हुए कलबुर्गी, रायचूर होते हुए हम जाएंगे। तो पुणे पहुंचने के बाद मैं देता हूं आपको आगे का अपडेट कि और क्या प्लान है राइड में। घाट शुरू हो गया है और आधे घंटे तो लगेंगे इसको पास करने में। यही है जो टाइम खा जाता है अपना सबसे ज़्यादा, बट ये है कि मज़ा आता है। बारिश के टाइम पे और ज़्यादा अच्छा लगता है ये, क्योंकि बहुत सारे वाटरफॉल्स गिरते हैं यहाँ पे, और नीचे से, थोड़ा सा नीचे से जो व्यू आता है सराउंडिंग्स में, एकदम 360 व्यू आता है। बारिश में कम से कम सैकड़ों वाटरफॉल गिरते हैं। बहुत ही ऑसम व्यू होता है ये मानसून सीजन में यहाँ का।
9:30 से पहले 9:30 तक अगर मैं पुणे क्रॉस कर जाता हूँ तो अच्छा रहेगा। टारगेट तो यही है कि 9:30 तक पुणे क्रॉस करूँ, और उसके बाद देखते हैं कि पुणे से कलबुर्गी का कितना डिस्टेंस है। बाकी खाने पीने का टेंशन नहीं है, सुबह वैसे कुछ खा के नहीं चला था, लेकिन पैक करके मैं लेके आया हूँ। तो दोपहर में रुकेंगे किसी अच्छे स्पॉट पे जहाँ पे छाँव वगैरह बढ़िया हो, और फिर घर से जो पराठे लेके चले हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं तो वहीं खाएंगे बस। मंदिर, और इन्हीं के नाम से इस घाट का नाम पड़ा है, इसलिए बोलते हैं सिंगरोबा घाट। जय सिंगरोबा बाबा की। कितने सारे बंदर है यहाँ पे, देखिए बंदर ही बंदर हैं। ये खाने पीने की वजह से आ जाते हैं। अभी कुछ लोग निकलते हैं तो इनके लिए कुछ लेके आते हैं, तो इनको पता है कि डे टाइम में लोगों का आना जाना रहता है, तो कोई गाड़ी से कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, इसी की वजह से लोग रोड पे रहते हैं। सनसेट के बाद एक भी बंदर रोड पे नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, सारे सब जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जब तक लोगों का आना जाना है तब तक ही लोग रोड पे रहते हैं। आगे मंकी पॉइंट है, लोनावला का फेमस मंकी पॉइंट दिखाते हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा बंदर रहते हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी एक अच्छा व्यू पॉइंट है। वहाँ से पूरा का पूरा खोपोली नज़र आता है, एक बर्ड आई व्यू मिलता है। अभी मैप में दिखा रहा है मुझे कि जो बाजू से एक्सप्रेस वे चल रहा है वो पूरा का पूरा रेड है, पूरा रेड है। इसका मतलब है कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है एक्सप्रेस वे पे। इन्हीं व्हीकल्स की वजह से जाम लगता है इसमें। फ़ोन पे चला के गाड़ी चला रहा है। एक तो घाट है, ऊपर से कितना भी लोगों को लिख दो कि भाई घाट पे चलो, गाड़ी फ़ोन मत यूज़ करो, प्रॉपर लेन में चलो, कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। और फिर जब कुछ हो जाएगा अनहोनी फिर चिल्लाएंगे। अरे थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का घाट है, आराम से निकाल लो, उसमें भी फ़ोन पे बात करनी है। सो यहाँ पे ये सिंगरोबा घाट एंड होता है। ये हाइट गेज है, 2.5 मीटर से ज़्यादा हाइट का व्हीकल अलाउड नहीं है यहाँ पे। सो बस अभी आने वाला है मंकी पॉइंट, और मंकी पॉइंट के बाद लोनावला और फिर पुणे। अभी सुबह सुबह आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ रहेगी मंकी पॉइंट पे। जितने भी राइडर्स हैं सब यहीं आते हैं। अर्ली मॉर्निंग आइएगा तो और ज़्यादा भीड़ रहती है। ये हैं साइकिलिस्ट। कितना मेहनत लगता होगा इन बेचारों को ये घाट क्रॉस करने में। ओके, ये वाला जो ब्रिज है इसे बोलते हैं मंकी पॉइंट। देखिए
यहाँ से शुरू होता है ये। अभी इसमें कोई शॉप वगैरह नहीं लगी, नहीं तो ये पूरे इस तरफ दुकानें रहती थी खाने पीने की। ये देखिए कितने लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए पूरा का पूरा जो खोपोली है सामने का पूरा नज़र आ रहा है। और नीचे जो है ये है एक्सप्रेस वे, कैसे मरमर के ट्रक चल रहे हैं यहाँ पे, और यही जाम लगाते हैं पूरा का पूरा। रात में काफ़ी अच्छा लगता है जब लाइटिंग वगैरह आती है, जब पूरा का पूरा सिटी एकदम जगमगा रहा होता है। अभी तो कुछ धुंध है, कुछ ऐसा क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। लोग फिर भी पता नहीं क्या खड़े होकर देख रहे हैं। अभी शॉप भी नहीं है इस तरफ, वरना बहुत शॉप होती हैं यहाँ पे। पूरा का पूरा गर्दी इधर ही है। ये देखिए, फिर भी अभी बहुत कम है, नहीं तो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग और वीकेंड पे आएंगे ना, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है और लोग खड़े होकर यहाँ से नीचे खाई देख रहे होते हैं। क्या मज़ा मिलता है लोगों को पता नहीं। ओवर क्राउडेड हो जाता है ये ब्रिज कभी कभी। ये देखो फिलहाल अपनी डेस्टिनेशन है पुणे, तो पहुंचते हैं जल्दी से पुणे। 8 बज चुके हैं। 874 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बाकी है अपने को कवर करना। करीब 64 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हूं मैं। तो ये जो है खोपोली अपना लोनावला सेंटर में पड़ता है। अगर घर से मैं आऊँगा पुणे तो सेंटर में पड़ता है। 130 किलोमीटर 120 के आसपास है, 125, जिसमें 65 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है। चढ़ाओ भैया। खड़ी चढ़ाई पे बाइक नहीं चढ़ती है कई लोगों की। साइकिलिस्ट भी बहुत मिलते हैं इस रूट पे। पुणे मुंबई से ये जो रूट है ओल्ड हाईवे का, बहुत साइकिलिस्ट मिलते हैं। वीकेंड के दिन देखिएगा बहुत मिलेंगे। पूरे का पूरा ग्रुप लेके चलते हैं लोग। चलिए अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं, आगे का अपडेट मैं देता रहूँगा। पहुंचते हैं पहले पुणे। क्या जाम लग गया यार यहाँ पे। बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मेरे को ट्रेन मिलती है ऐसे साइड से। सो फाइनली दोस्तों चिंचोड़ आ चुका हूँ मैं। करीब 110 किलोमीटर की राइड हो गई है पूरी। अभी भी 824 किलोमीटर बाकी है। 17 घंटे और बाइक चलानी है अपने को। रे दादा। चलिए टारगेट है 600 किलोमीटर का कवर करने का। 114 किलोमीटर कवर हो चुका है डिस्टेंस, यानी कि अभी बाकी है
486, ठीक है, कम डिस्टेंस नहीं है ये भी यार। अभी यहाँ मेरा टाइम जाएगा, पुणे से बाहर निकलते निकलते करीब 1 घंटा तो लग जाएगा। और एक बार मुंबई सोलापुर हाईवे पे आ जाऊँ मैं, बस उसके बाद अच्छे से खींच के चला सकते हैं। तो पुणे से बाहर निकलने के बाद ही मैं हॉल्ट लूँगा, अभी हॉल्ट लेने का कोई प्लान नहीं है मेरा। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। फ्यूल की बात है तो फ्यूल अभी है अपने पास। मैं निकला था घर से तो वही अपना जो पेट्रोल पंप है कलम्बोली वाला, वहीं पे मैंने फ्यूल अप किया था। तो कवरेज करीब 300-350 किलोमीटर का है, जिसमें से 96 किलोमीटर का चला चुका हूँ अभी। हाँ, तो मान के चलिए 250 किलोमीटर का कवरेज अभी भी आराम से अपने को। वाह भाई, ये चिंचोड़ रोड का अच्छा लगता है एकदम, थोड़ा छाँव भी है और रोड भी अच्छा है, रोड का कंडीशन भी अच्छा है यहाँ पे। बस ये कि थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। तो दोस्तों, पुणे क्रॉस हुए करीब 20 मिनट के आसपास हो गया है और अभी मैं हूँ, ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे 65 और यही है मुंबई सोलापुर हाईवे। तो अभी मैप में मुझे करीब इसमें दिखा रहा है 125 किलोमीटर के आसपास, लेकिन यही हाईवे मुझे लेके जाएगा सोलापुर। करीब 300 किलोमीटर के आसपास इस पर चलना होगा। आगे कौन सा हाईवे आएगा देखेंगे, या फिर यही अपने को एंड तक लेके जाएगा। फ़िलहाल हमने 150 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है। अभी 788 किलोमीटर अभी और बाकी हैं। 750 किलोमीटर के आसपास अभी राइड करनी है अपने को और टाइम हो रहा है 9:57, यानी कि 6:30 बजे मैं घर से निकला था और 3.5 घंटे में 150 किलोमीटर कवर हो गए हैं। वो भी तब जब बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला तब। अगर वो ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलते तो मान के चलिए कि 3 घंटे में 150 किलोमीटर, यानी ठीक ठाक अच्छी स्पीड है अपनी। अगर इसी पेस से मैं चला, आगे का रोड अगर अपने को अच्छे मिले, 3 घंटे में 150 किलोमीटर अगर कवर हो रहे हैं तो 650 किलोमीटर को कवर करने में अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10-11 घंटे में हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। अभी तो फ़िलहाल ठीक है ये हाईवे, जाम वगैरह ना मिले बस। कोई मस्त सी जगह देख के रुकते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते हैं। गन्ने का जूस मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाए ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी अभी बढ़ चुकी है। 10 बज गए, यानी सूरज अभी धीरे धीरे सर पे आने को है, तो गर्मी बढ़ चुकी है। कुछ ऐसा पीने के लिए गन्ने का जूस मिले तो ज़्यादा मज़ा आ जाए, बस तरोताज़ा हो जाएगा शरीर।
एकदम स्मूथ खाली हाईवे नहीं मिल रहा है यार, जहाँ पे आराम से कंटिन्यूस एक ही कांस्टेंट स्पीड पे चल सके। जगह जगह कट लगे हुए हैं, कोई ट्रक इधर जा रहा है, कोई ट्रक उधर जा रहा है। 100-150 किलोमीटर तो लगेगा शायद यहाँ से निकलने के लिए। गन्ने का जूस की दुकान शायद यहाँ पे है, तो चलिए पीते हैं गन्ने का जूस। रसवंती ग्रह कहाँ चला गया यार? बोर्ड तो लगा रखा है लेकिन था तो नहीं। चलो कोई देखते हैं, रसवंती ग्रह आगे मिलेगा। सोलापुर 224 224 किलोमीटर है सोलापुर। अभी यानी 3-4 घंटे और बाइक चलाएंगे तब हम सोलापुर पहुंचेंगे। 10 बज रहे हैं ना, मान के चलिए 3 बजे के आसपास सोलापुर पहुंचूंगा मैं। 3 नहीं, फिर भी 2 बजे के आसपास। यार लोग सिग्नल ही सिग्नल है हाईवे पे। इतने सिग्नल तो किसी स्टेट हाईवे पे नहीं होते हैं जितने यहाँ पे नेशनल हाईवे पे सिग्नल बना रखे हैं। अभी शरीर में थोड़ी जान आई है। मस्त ठंडा ठंडा 2 गिलास नीरा अभी पी लिया है, तो बस बॉडी को अच्छा तरोताज़ा महसूस हो रहा है। और अभी पहुंचना है सोलापुर। दुकानदार ने बताया 220 किलोमीटर है यहाँ से सोलापुर, 3 घंटे के आसपास लगेगा। अभी शुरू हुआ है हाईवे, एकदम देखिए आजू बाजू जंगल और खाली। बस ऐसा हाईवे रहा ना तो मस्त आराम से खींच के चले जाएंगे। और मौसम भी थोड़ा अभी ठीक लग रहा है मुझे, एकदम कड़क धूप नहीं लग रही है। लेकिन टाइम 10 बज रहा है, तो हो सकता है शायद अभी लाइट हो, दोपहर में धूप बढ़ जाए ज़्यादा। तो हमने कवर कर लिया है 166 किलोमीटर, 167 किलोमीटर है टोटल। और अभी भी 170 किलोमीटर का 770 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस अपना बाकी है दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार राइड होने वाली है। इतनी लंबी राइड बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ मैं यार। और फुल गियर में एकदम बाइक चलाने का मज़ा अलग है। छोटी मोटी राइडों में फुल गियर डालने में मज़ा नहीं आता है, बस या तो फिर जैकेट वगैरह डाल के चलो। लेकिन जब लॉन्ग राइड पे चलते हैं तो फिर बात अलग होती है यार। थोड़ा सा छांव वाला रोड आ जाए बस। बढ़िया रोड की कंडीशन अगर ऐसी ही रही तो सफ़र अपना आसान हो जाएगा। बाकी देखते हैं आगे तक कैसा है। फिलहाल तो रोड अच्छा है, 4 लेन हाईवे। अभी 100 किलोमीटर और दिखा रहा है गूगल मैप की, इसी हाईवे पे चलना है अपने को। चलिए चलते हैं 100 किलोमीटर।
200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है और 730 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बाकी है। करीब 11 बज रहे हैं अभी सुबह के। 6 बजे तक अगर हम बाइक चलाएं तो अपने पास अभी भी 7 घंटे हैं, तो 200 किलोमीटर यानी रिमेनिंग 400 किलोमीटर 7 घंटे में कवर करना है। तो देखते हैं, कंटिन्यूस स्पीड पे अगर हम चलेंगे 80-90 पे तो हो जाएगा। बाकी रास्ता आप देख सकते हैं, बढ़िया A1 क्लास रोड है ये, मस्त फर्स्ट क्लास नया बना है ऐसा लग रहा है। और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है रोड पे, ट्रैफिक ज़्यादा है क्या, बिल्कुल भी ना के बराबर ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हाईवे खाली पड़ा हुआ है। साइड में कुछ फैक्ट्रियां हैं, जैसे ये देखिए, ये सब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, इनसे थोड़ी सी स्मेल वगैरह आ रही है गंदी, लेकिन रोड काफ़ी अच्छा है। अगर रोड की यही कंडीशन रही तो फिर सफ़र का मज़ा आ जाएगा। और बाकी एक चीज़ जो है वो ये है कि छांव आपको रोड पे कहीं देखने को नहीं मिल रही होगी। देखिए ये तो मेन हाईवे, ये सर्विस लेन है ये वाली, और पेड़ आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा, एक भी पेड़ रोड पे नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको कहीं रुकने का है, मैं वही देख रहा हूँ कि कोई अच्छी जगह है जहाँ पे मैं रुकूँ, थोड़ा पेड़ के नीचे, थोड़ा छाँव में रेस्ट करूँ कुछ देर, बट ऐसा कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहा है क्योंकि पेड़ है ही नहीं हाईवे पे बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जब तक पुणे को क्रॉस करते हुए करीब काफ़ी अच्छा मार्केट एरिया था, लेकिन जैसे आप इस हाईवे पे आ जाते हैं 65 पे, तो आपको जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बहुत ही कम मिलेंगी। आप देख सकते हैं, यहाँ तो आपको नीचे उतरिए और नीचे जो थोड़ी बहुत दुकानें हैं वहाँ से लीजिए। बाकी हाईवे पे तो ना ही आपको कोई दुकान दिख रही है और ना ही आपको कोई रेस्ट पॉइंट अच्छा जो पेड़ पौधे जहाँ लगे हैं वो दिख रहा है। तो अगर लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं, खासकर ऐसी भयानक गर्मी में, तो भैया पानी का बैकअप ज़रूर बना के रखें। मेरे पास हाइड्रेशन बैग में करीब 2 लीटर पानी है, साथ में मैं 1 लीटर का एक और बोतल लेके चला हूँ, तो अभी 3 लीटर पानी है। सुबह से मैंने पिया नहीं है पानी बिल्कुल भी, क्योंकि प्यास ही नहीं लगी। अभी 2 गिलास नीरा पिया है तो ठीक लग रहा है अभी, लेकिन फिर भी पानी का पूरा इंतज़ाम करके चलिए। कम से कम 3-4 लीटर पानी आराम से होना चाहिए। ये देखिए कुछ होटल दिख रहे हैं अभी। मोस्टली हाईवे जो है वो खाली है, पेट्रोल पंप वगैरह प्रॉपर दिख रहे हैं मुझे, तो फ्यूल का टेंशन नहीं है। हालांकि मेरे पास बैकअप में फ्यूल रहता है, 3-4 लीटर में बैकअप में रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल पंप हर 20-25 किलोमीटर पे मिलेगा। आगे रोड गजब है, तो बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम स्मूथ चल रही है आराम से 80-90 पे। अब सोच रहा हूँ एक थोड़ा सा स्टॉप लेके बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट दूँ और खुद भी रेस्ट लूँ। घर से पराठे लेके निकला था गोभी के, तो वो भी खा लेता हूँ, नहीं तो गर्मी पड़ रही है और बैग में वो बंद है, ख़राब हो जाएंगे, पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी। तो वही ठीक है। बाकी सफ़र में मैं ज़्यादातर फुल पेट एकदम फुल प्रॉपर लंच नहीं करता हूँ, क्योंकि एकदम दबा के खा लेने के बाद फिर भयानक वाली नींद आती है, फिर राइड नहीं होती है यार। तो लाइट खाना रखिए आराम से, ज़्यादातर लिक्विड अगर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, बॉडी को एनर्जी भी मिलती रहेगी, डिहाइड्रेटेड भी नहीं होगा बॉडी, और एकदम वो जो नींद वाला आलसपन आता है वो भी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, गन्ने का जूस है, नीरा है, और जलजीरा वगैरह अगर घर से ला सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं लेके चला हूँ जलजीरा, नींबू वगैरह, तो आराम से कहीं जगह पे रुक के बढ़िया से
हम बना सकते हैं। हालांकि पानी ठंडा लेके चला था घर से, अभी शायद गर्म हो गया रहेगा। पिछले 4 घंटे से कंटिन्यू धूप में, तो काफ़ी गर्म हो गया होगा पानी। नहीं तो नींबू पानी या फिर जलजीरा वगैरह बना के भी पी सकते हैं। तो नॉन स्टॉप में आ रहा हूँ अभी, घर से जब से निकला हूँ। एक बार भी मैं बाइक से अभी उतरा नहीं हूँ। 4 घंटे हो गए। 6 बजे निकला था, 11 बज गए हैं। 6 साढ़े 6 बजे के आसपास निकला था, यानी 4.5 घंटे मान के चलिए हो गए। 4.5 घंटे से कंटिन्यू मैं राइड कर रहा हूँ बिना बाइक से उतरे हुए। 212 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया है। तो रोड अच्छा हो तो फिर ना सफ़र का पता नहीं चलता है, चाहे कितना भी लंबा सफ़र हो आराम से कट जाता है, स्मूथ में बस चलाते रहो बाइक। तो जब रोड ख़राब होता है तो फिर हालत बेकार हो जाती है यार। इसीलिए मैं ज़्यादातर जो लॉन्ग राइडें हैं वो मैं मानसून में नहीं करता हूँ, क्योंकि बारिश के टाइम में लॉन्ग राइड ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यू बारिश में भीग नहीं सकते इतनी देर तक, और दूसरा बारिश की वजह से कीचड़ वगैरह हो जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है। छोटी मोटी राइडें 100-150 किलोमीटर की राइड को हम कर सकते हैं, लेकिन 1000-2000 किलोमीटर लंबी राइड को बारिश में करना पॉसिबल नहीं है यार। इसीलिए ये जो राइड है मल्लिकार्जुन की काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, काफ़ी टाइम से, मतलब मेरी बकेट लिस्ट में मान के चलिए। जब से मैंने ये माइंड में डिसाइड किया था कि बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग के मैं दर्शन करूँगा, तब से ये राइड मैंने प्लान करके रखा था कि साउथ में मैं जाऊंगा और मेरी साउथ की पहली राइड होगी मल्लिकार्जुन की। अभी तक मैं बाइक से साउथ एक बार भी नहीं गया हूँ। तो अभी सोलापुर से आगे शायद फिर मैं कर्नाटका मैं एंटर करूँगा। कर्नाटका से तेलंगाना, कर्नाटका से आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना। तो 3-4 स्टेट को ऐसे होते हुए हम जाएंगे। तो पहली राइड है मेरी साउथ की, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है साउथ का। काफ़ी कुछ सुना है, कई सारे लोगों में सुना है, काफ़ी कुछ इशूज़ आते हैं, लैंग्वेज इशूज़ आता है और खाने पीने का इशू आता है, क्योंकि अपन जो नॉर्थ साइड वाले हैं और फिर महाराष्ट्रियन हैं, थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है हम लोगों का खाने का। साउथ साइड में ज़्यादातर इडली वगैरह ये सब मिलती है, लेकिन ठीक है, एक बार जाके खुद एक्सपीरियंस करते हैं कैसा है वहाँ का माहौल। बाकी कोई भी स्टेट हो यार, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, सब अपना इंडिया ही है। तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मैंने देखा है। जिसके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वो बताता है, लेकिन एक बात तो है कि अगर 100 में से कुछ इंसिडेंट अगर ख़राब हो गए तो हम फिर किसी को ऐसा परमानेंटली ये नहीं कह सकते कि यार वो एरिया ख़राब है या वहाँ के लोग ख़राब हैं। तो खुद एक्सपीरियंस करने पे मालूम पड़ता है कि सच्चाई क्या है। इंटरनेट पे व्लॉगिंग में काफ़ी सारे लोगों में मैंने देखा है, कई लोग बोलते हैं कि यार लोग सपोर्टिव नहीं है, लैंग्वेज इश्यूज बहुत है। सो वो तो होता ही है, देखिए हर किसी का अपना लैंग्वेज होता है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए कि बस कोई कहीं रास्ता भटक जाए तो बातचीत हो जाए, होटल वगैरह से बातचीत हो जाए, खाने पीने की बातचीत हो जाए, बस और क्या है। जो बेसिक नीड्स हैं उनके मैसेज को हम कन्वे कर सकें बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। बाकी रही बात सपोर्ट की, तो वो तो यार अपने देश में कहीं भी चले जाओ, हर जगह आदमी सपोर्टिव है, हर जगह। कुछ एक हैं जिनकी मेंटालिटी थोड़ी अलग रहती है, उनकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, लेकिन हम कुछ लोगों की वजह से हम पूरे एरिया को या स्टेट को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, अब फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा कि कैसा है, जो देखा है, जो सुना है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो अगर इन सब से आप लोग टेंशन में या फिर सोच रहे हैं कि जाएं या ना,
तो यहाँ पे लिया था एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा छाँव है यहाँ पे, मस्त चेयर डाल के थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट बैठ के रेस्ट किया। कैमरा आउट ऑफ बैटरी हो गया था, सो उसको भी पावर बैंक से अभी चार्जिंग पे लगाया है। सो अभी भी देखिए 717 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। और ये जो हाईवे है अपना सोलापुर वाला, इस पे अभी 48 किलोमीटर और चलना है। हालांकि ये सीधा सोलापुर जाएगा, सोलापुर करीब 180 किलोमीटर के आसपास अभी और बाकी है। चलिए पैक करते हैं सारा और कंटिन्यू करते हैं राइड। आगे एक और स्टॉप लूँगा मैं, ये थोड़ा जगह थोड़ी बढ़िया थी, लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा सा जगह देख के एक और स्टॉप लूँगा और अपना जो पराठे वगैरह लेके आए हैं वो खाते हैं और बस फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रेस्ट हो गया अपना अच्छा खासा। दो मिनट रुकने के बाद जो हालत होती है पसीने से, आफत। इतनी धूप में कंटिन्यू राइड करते रहो वही ठीक है। 10 मिनट भी अगर आप रुक गए ना तो ऐसे हाल होते हैं कि पूछिए मत, भयानक वाले हाल हो जाते हैं। अभी धूप में ना कुछ क्लियर कैमरे में भी नज़र नहीं आता है कि एंगल क्या रिकॉर्ड हो रहा है। 11:30 बज गए हैं। चलिए अच्छा है, कम से कम बाइक को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है। रोड बढ़िया है यार, बस मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को ना रोड अगर अच्छा मिल गया ना तो फिर मज़ा आ जाता है। क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर कहीं अगर स्टेट हाईवे या मिल जाते हैं, कुछ रोड ऐसे ख़राब मिल जाते हैं कि नानी याद दिला देते हैं यार। बस ये रोड गजब है। वही मैंने देखा था कई सारी वीडियोस में कि रोड कंडीशन कैसी है, तो वीडियो में मुझे पता चला था कि रोड बढ़िया है। कई लोगों ने डाला कि रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, तो बस वही सोच के मैं आया था कि यार रोड मज़ेदार रहेगा तो फिर सफ़र पता नहीं चलेगा। और फिर खाता हूँ पराठे, क्योंकि टाइम हो गया है 12:30 के आसपास। तो ये देखते हैं, देखिए ये है दुकान, थोड़ा छाँव भी है इसलिए सोचा कि बाइक को थोड़ा छाँव में लगा देते हैं। स्ट्रेट खड़ी है यार, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। डन। तो एक छोटी सी जगह है, मिसल पाव वगैरह मिल रहा है यहाँ पे, जूस वगैरह है, तो पीते हैं 1-2 गिलास गन्ने का जूस ठंडा ठंडा और खाते हैं पराठे और फिर निकलते हैं आगे। तो नाश्ता हो गया भैया अपना, 2 गिलास जूस और 3 पराठे। बस अब निकलते हैं, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, सफ़र का यही तो मज़ा है यार, तमाम सारे अनजाने लोग मिल जाते हैं और फिर कितनी अच्छी तरीके से बात होती है उनसे।
फिलहाल अभी पेट भर चुका है दबा के, और मैं यही कोशिश करूँगा कि नींद ना आए यार। नींद ना आए तो ही अच्छा है। चलिए बात करते हैं अभी डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस अभी बाकी है हमारा 660 किलोमीटर, और हमने 277 किलोमीटर कवर किया हुआ है। चश्मा गिर गया यार मेरा, फिर से कोशिश करता हूँ कि लेके आता हूँ, क्योंकि बार बार चश्मे गिर जाते हैं मेरे। तो चश्मा गिर गया था मेरा, कई बार चश्मे गिर गए यार। मैं जब भी स्टे लेता हूँ उतरता हूँ तो चश्मे को इसमें टांग देता हूँ मैं, और चलते वक्त याद ही नहीं रहता है कि चश्मा लगाना है, और बस अभी उड़ते उड़ते निकल गया। वो तो अच्छा हुआ कि एक भाई अभी जो पीछे था शॉप पे मिला था, उसी भाई ने उठा के चश्मा दिया। नहीं तो क्या है, बार बार बाइक रोको फिर उतरो फिर चश्मा उठाओ, बहुत आफत हो जाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ भाई कि घर से बाहर निकलो, लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं यार। अभी देखो मैं कितना घुमा के आया, घुमा के आने के बाद मेरे को बाइक रोकनी थी साइड में, फिर उतरता। इससे अच्छा वो पीछे से तुरंत आया, उसने पूछा क्या हुआ, और तुरंत उतर के और वो मेरा चश्मा रोड से उठा के दिया बंदे ने। बताओ। सो हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है भाई, हर किसी के साथ अलग अलग इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन हर आदमी ख़राब नहीं है यार। बाहर निकलो, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में। फ़िलहाल अभी अपने को 660 किलोमीटर और जाना है, 13 घंटे 58 यानी 14 घंटे की राइड और करनी है। सुबह 6 से चला, 6 बजे से निकला हुआ हूँ मैं, 6:30 का। अभी बज चुका है 1, यानी कि 7 घंटे हो चुके हैं। 6 से 1, 6, 6, 12 और 1, 7 घंटे हो चुके हैं, जिसमें से आधे घंटे कम कर दें, 7.5 घंटे समझ लीजिए। 7.5 घंटों में हमने करीब 280 किलोमीटर कवर किया है, जिसमें काफ़ी सारे स्टॉप्स भी मान सकते हैं, सिग्नल में फंसा हुआ, ब्रेकर पे, ट्रैफिक में फंसा। तो ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूँ 6 घंटे में 300 किलोमीटर। तो बाकी के 300 किलोमीटर को 6 घंटे में कवर करने के लिए मैं एस्टिमेट टाइम मान के चल रहा हूँ कि 6:30 या 7 बजे तक मैं रिमेनिंग 600 किलोमीटर कवर करूँगा। अभी सो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं सोलापुर, और करीब 380 किलोमीटर की राइड करने के बाद आ गया हूं मैं सोलापुर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये हो रही थी दोस्तों कि पीछे बहुत ज़्यादा धूप थी, और धूप के साथ साथ बहुत ख़तरनाक गर्म हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मोबाइल और कैमरा सारे सब हीट कर गए। मैं कब से पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने की, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही है और कैमरा शट डाउन हो जा रहा है। सो ये हाल है। अभी सोचिए गर्मी में क्या बुरे हाल है, डिवाइसेस काम ही नहीं कर रहे हैं, ओवर हीट हो रहा है। वो तो अच्छा है कि अभी तक मोबाइल ने ओवर हीटिंग का इशू नहीं किया है, लेकिन हाथ रख के पता चला इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि पूछो मत। जैसे तैसे भी कैमरे को ठंडे पानी में डाल के थोड़ा सा ठंडा किया है अपना। अच्छी बात है, गोप्रो वाटरप्रूफ है,
तो थोड़ा ठंडा ठंडा पानी डाल के टेम्परेचर डाउन किया है अभी, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। तो करीब 3 बज गए हैं और 3 बजे मैं पहुंच चुका हूं सोलापुर। 380 किलोमीटर की राइड हो चुकी है, 558 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बाकी है। टारगेट था अपना 600 किलोमीटर का, तो 600 किलोमीटर से मान के चलिए अपने 380 किलोमीटर हो गए हैं। अभी 220 किलोमीटर और राइड करनी है, तो 3 बज चुका है। 6 बजे तक का टारगेट है। 7 साढ़े 7 बजे तक अपना 600 किलोमीटर का राइड कंप्लीट हो जाएगा। सो कलबुर्गी के आगे तक जाएंगे और वहीं पे स्टॉप लेंगे फिर, यानी रायचूर से पहले मुझे स्टॉप लेना पड़ेगा और फिर वहीं पे देखेंगे कोई होटल, रात को वहीं स्टे करेंगे। और अगले दिन कल फिर से मॉर्निंग हम अर्ली मॉर्निंग फिर से राइड स्टार्ट करेंगे, ताकि जो श्री सालम फॉरेस्ट है उसको दिन में ही हम पास कर लें। तो थैंक गॉड कि मेरा अभी कैमरा चालू हो गया है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी फिर से धूप आ गई है इधर। पीछे थोड़ा सा मौसम अच्छा था, अभी वही है मौसम, थोड़ा सा धूप छाँव वाला हाल हो रहा है। तो छाँव आ जाती है तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, सो कैमरे स्टार्ट होते हैं। अभी धूप फिर से आ गई है, फिर से बंद हो जाएगा। हालांकि राइडिंग सूट में पता नहीं चलता है कि बाहर कितनी गर्मी है या कैसा चल रहा है। हेलमेट का जैसे वाइजर खोलते हैं तो पता चलता है, ऐसा लगता है जैसे कोई जो हेयर ड्रायर होता है ना, उससे जो गर्म हवा निकलती है उससे भी ज़्यादा गर्म हवा निकल रही है। इतने बुरे हाल है, ये पूरा लो है। बिना प्रॉपर अगर बिना बॉडी प्रॉपर कवर किए अगर निकलते हैं तो पक्का हालत ख़राब होने वाली है, बीमार हो जाएगा आदमी। तो एक चीज़ है कि दोस्तों, ये जो रोड आप देख रहे हैं यही है हैदराबाद सोलापुर हाईवे। तो अगर यही हाईवे में पकड़ के जाऊं तो करीब 308 किलोमीटर बाद में पहुंच जाऊंगा हैदराबाद, और फिर से हैदराबाद से फिर जो अपना मल्लिकार्जुन वाला रूट है मैं वो लेके भी जा सकता हूं। तो कई सारे रास्ते हैं, सो बेटर है कि अभी जो करंट रास्ता मुझे दिख रहा है मैं उसी से जाऊंगा, क्योंकि हैदराबाद जाऊंगा और वहां से फिर से मैं मल्लिकार्जुन जाऊंगा तो फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। सो ये जाते वक्त तो फिर मैं यही है ऑप्शन। तो शाम के करीब 4:30 बज गए दोस्तों, और पहली बार बाइक ने धोखा दिया है। सोचा था कि समय रहते अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करूँगा, लेकिन बाइक अभी पंचर हो चुकी है। और सबसे ख़राब बात यह है कि ये ट्यूब टायर है, सो ऑन द स्पॉट टायर फ्लैट हो जाता है। लकीली यहाँ पे आगे 500 मीटर पे एक पंचर वाला है, तो कुछ भैया मिले बाइक पे, उन्होंने देखा, फिर वो गए उसको लेके आए पंचर वाले को। उसने देखा वो डिस्क ब्रेक है, तो उसको समझा नहीं, उसने बोला कि मैं डिस्क ब्रेक वाला मैकेनिक लेके आता हूँ। तो पंचर हो जाए ठीक, भगवान यही है, नहीं तो ऐसे जंगल में मैं कहाँ फंसूँगा, हालत ख़राब हो जाएगी। जय बोले कि देखते हैं क्या होता है यार। अभी मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा आगे तक लेके चलूं, लेकिन देखिए पूरा टायर ही बाहर आ गया है, रिम टूटने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने चलाया नहीं बिल्कुल भी। गाड़ी पे लोड है इसलिए बिल्कुल भी आगे नहीं ले जा सकते इसे। रे धनो 17,000 किलोमीटर आराम से चल गई, लास्ट में इसने धोखा दे दिया। कोई नहीं, चलता है कभी कभी। इसका टायर एकदम ख़त्म है, अभी टायर चेंज करना है मुझे। देखता हूँ अगर यहाँ पे कोई अच्छा शॉप रहा टायर का तो मैं चेंज ही करवा लूँ।
तो भैया भी आए थे पंचर वाले, दूसरे मैकेनिक को बुलाया उन्होंने जो डिस्क ब्रेक में स्पेशलिस्ट है, तो अभी टायर खोल के लेके गए हैं। पंचर की दुकान थोड़ा सा आगे है, करीब 500 मीटर है, लेकिन बाइक पे वेट इतना है कि मैं बिल्कुल भी लेके नहीं जा सकता, और अगर ऐसा घिसट के लेके भी गया तो टायर चला जाएगा मेरा। टायर वैसे भी डेड एंड पे है, बट देखता हूँ अभी चलाना इसको अभी कुछ, और नहीं तो कल कोई ठीक ठाक दुकान देख के सबसे पहले टायर ही चेंज करवाता हूँ। तो चल जाए अभी किसी 500 किलोमीटर भी चल जाए, बड़ी अच्छी बात है, बाकी देख लेंगे कल। चलो, लकीली सबसे अच्छी बात ये है भगवान भोलेनाथ की भाई दुआ है, कृपा है कि ये ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे पंचर वाला पास में ही है। अगर हाईवे पे होता तो बहुत बुरे हाल हो जाते भाई। हाईवे पे अगर पंचर होता तो भाई मेरी लग जाती थी फिर तो, क्योंकि हाईवे पे बिल्कुल भी, एक तो वहाँ पे रुक नहीं सकते, और दूसरा क्या है दूर दूर तक कोई आजू बाजू कोई शॉप नहीं, कोई पंचर का कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरे को अभी ये मान के चलिए 10 मीटर भी चलना बाइक का मुश्किल हो गया है। पूरा रिम पे बाइक चल रही है, और मैं नहीं चाहता कि रिम पे कोई इम्पैक्ट आए इतनी दूर। तो लकीली सामने यहीं पे पास में पंचर वाला है, एक बाइक भैया थे बाइक पे, उन्होंने देखा, पूछा क्या हुआ, मैंने बताया, मैंने कहा भैया पंचर हो गया है। तो उन्होंने बोला कि सामने ही है 500 मीटर पे पंचर वाला। मैंने बताया उनको कि अभी बाइक उतनी 500 मीटर क्या 50 मीटर भी नहीं जा सकती बाइक। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ आगे, मैं उसको बता देता हूँ कि बाइक पंचर हो गया, वो आ जाएगा। सो वो बताया नहीं, उन्होंने उसको लेके भी आए बाइक पे बैठा के वापस। फिर वो आया, उसने देखा, बट वो बोला है कि ये डिस्क ब्रेक है पीछे। सो डिस्क ब्रेक वाला मैकेनिक को बोला, फिर वापस गए वो भैया, फिर वापस डिस्क ब्रेक वाले मैकेनिक को बैठा के लेके आए। वो बंदा आया, फिर वो देखा, फिर वापस गया वो अपनी उनकी बाइक पे, फिर दोबारा अपनी बाइक पे आया टूल वगैरह लेके, अभी टायर खोल के लेके गया है। और फिर वो पंचर वाला पंचर बनाएगा, फिर जो डिस्क ब्रेक वाला मैकेनिक है वो आके टायर लगाएगा, और फिर मैं जाऊंगा। बट भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि सब कुछ यहीं पे पास में, ज़्यादा परेशानी नहीं तो मेरी वाट लग जाती थी। अभी 4:30 हो गए, ये जंगल के एरिया अंधेरे में कहाँ जाता मैं। सो जय हो भोलेनाथ की, जो होता है यार सब भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा। बट कितने अच्छे लोग हैं यार यहाँ के, कितना सपोर्ट किया भाई, 3-4 चक्कर लगा दिए उसने बाइक पे मेरे लिए सिर्फ कि पंचर बन जाए। कई सारे लोगों ने पूछा भैया कहाँ से हो, कई लोगों ने मदद की, वही बोले पंचर वाला आगे है आगे है। मैंने कहा भैया अभी जा नहीं सकती बाइक मेरी, आधे मीटर भी नहीं बाइक जा सकती मेरी। तो लकीली वो भैया पंचर वाले को 3-4 चक्कर लगा दिए। टाइम रोड के अभी बन जाएगा पंचर मेरा, फिर निकलूँगा मैं आगे। चलिए अपडेट देता हूँ, जैसे मेरी गाड़ी रेडी होती है निकलते हैं, देखते हैं आप आगे कहाँ तक डिस्टेंस कवर हो सकता है। जय बोले की। तो फाइनली बाइक रेडी हो चुकी है, इसका टायर अभी एंड पे है। तो मैं सोच रहा हूँ रास्ते में कोई बढ़िया सा टायर शोरूम देख के इसका टायर चेंज करवा दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वापस आगे कोई ऐसा प्रॉब्लम आए। सो देखते हैं अभी समय कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है मोबाइल में 5:34, 4:30 से 5:30, 1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया। चलो कोई नहीं, 1 घंटा ही वेस्ट हुआ है, बट लकीली बहुत अच्छे भाई लोग थे, टायर मेरा ठीक हो गया है। सामान मैंने ये खोल के रखा हुआ देखो, और ये रोड अभी यहाँ पे अच्छा है कि सामने थे भाई लोग तो हो गया, नहीं तो मैं तो इसी जंगल में ही फंसा रहता। चले अभी जल्दी से सब लगाते पैनियर्स वगैरह और निकलते हैं, राइड करते हैं। अभी रायचूर तक जाना है, 220 किलोमीटर है यहाँ से रायचूर। सो देखते हैं कहाँ तक जा सकता हूँ मैं। कैमरा यार काफ़ी दिक्कत कर रहा है मेरा, अभी पता नहीं क्यों बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप पे स्टॉप हो जा रही है। फ़िलहाल अच्छी बात ये रही दोस्तों कि
पंचर बन गया और गाड़ी पंचर भी उसी जगह पे हुई जहाँ पे पंचर वाला कुछ 100 मीटर की दूरी पे ही था। बट गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही थी, बट लकीली सब कुछ मैनेज हो गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा है, सब कुछ मैनेज हो गया। बट मैं आगे रिस्क लेना नहीं चाहता, सो मैंने सोचा है कि मैं इसमें टायर चेंज करवा दूंगा। सो देखते हैं, अभी तो टाइम 6 बज गया है, देखता हूँ कि कब तक खींच सकता हूँ। आज नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग टायर चेंज करवा ही दूंगा मैं। सो गाइस, जिस रोड पे अभी मैं जा रहा हूँ ये मुझे लेके जाएगा अफजलपुर। सो रूट में मैंने कुछ चेंजेस किए थे। करीब 50 किलोमीटर पहले जब मैं हाईवे पे था तो हाईवे से नीचे उतर के कलबुर्गी की तरफ एक वन वे जा रहा था। सो मैंने सोचा कि जब सीधा हाईवे 6 लेन हाईवे है तो मैं वन वे पे क्यों जाऊं। बस वो शायद डिसीजन मेरा गलत निकला और बस वहाँ से मैं निकला। आगे पता चला हाईवे जो था वो बस 1-1.5 किलोमीटर तक ही आगे था और उसके बाद आगे वापस फिर से वन वे पे। सो अभी आप देख रहे हैं जो रास्ता है ये अपना 2 वे है, आना जाना इसी रास्ते पे है। और बीच में रास्ता मेरे को इतना ज़्यादा ख़राब मिला ना, पूछो मत। और उसी की वजह से भुगतना पड़ा मुझे एक पंचर, जिसकी वजह से मेरा करीब 1.25 घंटे वेस्ट हो गए। बट ठीक है, ये एक लर्निंग भी है क्योंकि टायर मेरा ऑलरेडी डेड एंड पे था। मैं सोच रहा था निकल जाए थोड़ा बहुत तो अच्छा ही है, बट अभी रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। सो आज नहीं तो कल मैं राइड स्टार्ट करने से पहले टायर को चेंज करूँगा। अपना टायर एंड ट्यूब दोनों ही चेंज करूँगा क्योंकि इन फ्यूचर कल, क्योंकि अभी काफ़ी राइड बाकी है, मैं नहीं चाहता आगे कुछ भी हो। यहाँ पे तो लकीली सब कुछ था, पंचर वाला और दुकान वगैरह सब थी तो हो गया। चलिए अब पहुँचते हैं अफजलपुर और अफजलपुर से रायचूर। तो गाइस, प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं। पहले प्लान था कि 600 किलोमीटर के आसपास जाएंगे, लेकिन अभी बीच में जो मुसीबत आई थी उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो गया काफ़ी और मैप की वजह से थोड़ा बहुत रॉन्ग वे में भी चले गए थे तो वहाँ भी टाइम वेस्ट हो गया। तो कुल मिला के मान के चलिए 1.25 घंटे के आसपास वेस्ट हो गए हैं। तो अभी 600 किलोमीटर तो कवर नहीं हो सकते। हमने 485 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर किया है और ओवरऑल अभी करीब 395 के आसपास का डिस्टेंस बाकी है। सो प्लान है कि अभी हम जाएंगे कलबुर्गी यहाँ से करीब 55 किलोमीटर का है डिस्टेंस है। सो 55 किलोमीटर तक पहुँचते हैं और देखते हैं अगर कलबुर्गी में कोई अच्छा होटल अपने को दिखा तो फिर हम वहीं आज स्टे लेंगे और फिर कल मॉर्निंग सुबह हम निकलेंगे मल्लिकार्जुन श्रीशैलम की तरफ। तो 55 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है, कवर करते हैं और चलते हैं कलबुर्गी। तो गाइस एक होटल का डायरेक्शन डाला है मैंने एगोडा से देख के। सो चलता हूँ, भी देखता हूँ कैसा है ये होटल और अवेलेबिलिटी है या नहीं है रूम की, क्या प्राइस है। एगोडा पे तो करीब 850 के आसपास दिखा रहा है। सो 3 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। तो टाइम हो चुका है अभी 7:45 7:45 और करीब
536 किलोमीटर का राइड जो है कंप्लीट हो गया मेरा। चलिए 540 तो हो जाएंगे। 600 किलोमीटर का सोचा था लेकिन 60 किलोमीटर कम हो गए। अगर वो टाइम वेस्ट नहीं होता तो शायद हम 600 से भी ज़्यादा खींच लेते, लेकिन कोई नहीं, हर चीज़ अपने मन मुताबिक नहीं होती है कभी कभी, बट जो होता है अच्छा ही होता है। 500 किलोमीटर भी ख़राब नहीं है। सो अभी होटल मिल जाए तो फिर देखते हैं वापस। सुबह निकलना रहेगा यहाँ से श्रीशैलम की तरफ। एक देखते हैं कैसा है, क्या प्राइस है। अभी लगेज लेके चलते हैं रूम पे और दिखाते हैं कैसा है रूम आपको। ये है दोस्तों गुलबर्गा रेजिडेंट्स। ये देखिए, ये बेसमेंट में पार्किंग है इनकी और यहाँ से एंट्री। तो चलिए दिखाते हैं आपको रूम कैसा है। प्राइस थोड़े से ओवर हाइप्ड है, या तो बाहर के लोगों को देख के